आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ के बारे में। ये आपके पास 11th और 12th दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है क्योंकि ये बेसिक है आपके पास, इसलिए मैंने ये टॉपिक अभी उठाया है। आपके पास क्या होता है, अगर हम जो दो नंबर को यहाँ पे ऐड करते हैं तो उनको जो ऐड करके हमें वैल्यू मिलती है उसको समझना तो आसान होता है। लेकिन जैसे मैं आपको कोई एक एग्जांपल दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10 न्यूटन नॉर्थ, 10 न्यूटन इन नॉर्थ प्लस 10 न्यूटन इन साउथ, तो आप क्या कहोगे? इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? 0। इसका मतलब ये हो गया, अगर कोई बॉडी आपने ली है 10 न्यूटन आप उस पर नॉर्थ में डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हो और 10 न्यूटन आप उस पर साउथ में फोर्स लगा रहे हो, तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है? आपके पास 0 हो जाती है। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है, इसी सब चीज़ों को समझने के लिए आप देखिए, नंबर तो आपके पास यहाँ पे भी है 10 एंड 10, लेकिन आपने क्या किया? रिजल्टेंट उसका स्टिल 0 लिखा। किसकी वजह से? डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को समझते हुए, जैसे अगर मैं सिंपल दो नंबर को लिखूँ यहाँ पे 2 + 3, तो आप क्या कहोगे? आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। तो आपके पास क्या होता है, ऐसी ही चीज़ों में आपके पास क्या होता है, डायरेक्शन का रोल आपके पास आ जाता है। तो अगर आप दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं जिनके आपके पास डायरेक्शन भी गिवन होती है, तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? वेक्टर सम का यूज करते हैं। और वेक्टर सम को एक्सप्लेन करने के लिए ही आपके पास आता है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे समझते हैं पैरेललोग्राम लॉ किस तरीके से काम करता है आपके पास। देखिए, पहले हमें इसे समझना होगा कि पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट कहता क्या है। इसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? मिनिमम आपके पास 2 वेक्टर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 2 वेक्टर के साथ हम यहाँ पे कैलकुलेशन करना सीखेंगे। आपके पास सपोज दैट एक वेक्टर ये दे रखा है, ये है वेक्टर ए। ठीक है, और इससे थीटा एंगल पे इस तरीके से आपको वेक्टर बी गिवन है और आपको इन दोनों को वेक्टर को क्या करना है? ऐड करना है। सपोज दैट इनका एडिशन करके आपको आर मिलता है, आर वेक्टर वैल्यू मिलती है। तो आप किस तरीके से इसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, पहले हम इसका डायग्राम देखेंगे। पैरेललोग्राम लॉ आपका ये कहता है, अगर आप इन दो वेक्टर को मिला करके कोई भी यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वही डायगोनल इन दो वेक्टर के रिजल्टेंट के बराबर होता है। कहने का मेरा मतलब ये है, हम इन दोनों में से कोई भी एक वेक्टर आपके पास इस तरीके से ले लेते हैं। ये ए वेक्टर बन गया और जहाँ से ये ए वेक्टर स्टार्ट हुआ है वहीं से हम क्या करते हैं? बी वेक्टर भी बनाना स्टार्ट करते हैं। यानी को इनिशियल होना यहाँ पे आपके पास मस्ट है दोनों वेक्टर का, और इनके बीच का एंगल कितना होगा? आपके पास थीटा होगा। ठीक है, अब आपके पास पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि इन दो वेक्टर को मिला के करके आप क्या बनाओ? एक पैरेललोग्राम बनाओ। कैसे बनाएंगे? हमने क्या किया? बी के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी और ए के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, तो एक पैरेललोग्राम बन गया। अब इसके पास, ये पैरेललोग्राम के पास दो डायगोनल होंगे, एक ये डायगोनल आएगा आपके पास और एक ए से स्टार्ट होते हुए आएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको क्या चीज़ बताई, पैरेललोग्राम में आपके पास जितने भी वेक्टर आप ड्रॉ करते हो उनका को इनिशियल होना जरूरी है। ये ए वेक्टर आ गया, बी वेक्टर आ गया, तो को इनिशियल होने के लिए ये आपके पास कहाँ से इनिशिएट होगा? आपका ओ से ही इनिशिएट होगा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो भी को इनिशियल होना चाहिए। तो जो ये हमने आर वेक्टर ड्रॉ किया, यही इन दो वेक्टर का यहाँ पे क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कहता है आपका पैरेललोग्राम लॉ, अगर हम दो वेक्टर को मिला करके यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना दे, तो उस पैरेललोग्राम का जो को इनिशियल वेक्टर होगा दोनों वेक्टर के साथ, ठीक है, जो डायगोनल, उस वही हमारा क्या माना जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर माना जाएगा। अच्छा, अब देखिए इधर, अगर हमें इसकी वैल्यू निकालें कि आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, न्यूमेरिकली ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। उससे पहले मैं इस पैरेललोग्राम को नाम दे देती हूँ। ये हमने ओ ले लिया, इसको मैं पी के नाम देती हूँ, इसको हमने क्यू नाम दे दिया, इसको हमने आर नाम दे दिया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगा? आपके पास जो ये ओ पी वाली लाइन है इसको मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, इस ए वेक्टर को मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ये ए वेक्टर आ गया और क्यू से मैंने क्या डाला? इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो हम क्या करते हैं, वी ड्रॉ अ पैरेललोग्राम, वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर on O extended OP, on extended OP line। ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया P डैश। तो देखो यहाँ पे क्यू पी डैश मैंने क्या करा, इस पी डैश पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। हमने यहाँ पे क्या डाल दिया? एक्सटेंडेड ओपी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब देखिए इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे देखिए थीटा एंगल ना, ये ध्यान रखना, ये ए और बी के बीच का एंगल है। यहाँ पे अगर आप रिजल्टेंट का एंगल देखोगे ये अल्फा माना जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना। अब देखिए यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। और जैसे ही हमें 90 डिग्री का एंगल बना, यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। ठीक है, ट्रायंगल
देखिए इस ट्रायंगल में आपके पास क्या आएगा, इन ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ओ पी डैश क्यू, ये ट्रायंगल में आपके पास क्या आएगा, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। क्यों? क्योंकि हमें आर की वैल्यू चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस यूजिंग पी जी टी, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे यूजिंग पी जी टी, अगर आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या कहेगा, आर का स्क्वायर, ठीक है, क्यू पी डैश का स्क्वायर प्लस ओ पी डैश का स्क्वायर। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, आपके पास कभी भी किसी भी वेक्टर का स्क्वायर होता है तो वो अपने आप में क्या शो करता है, उसकी केवल मैग्नीट्यूड का हम वेक्टर हटा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये जो क्यू पी डैश है ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है, हमने खुद से कंसिडर किया है। तो आप जब भी फिजिक्स में कोई भी कंस्ट्रक्शन खुद से करते हो डेरिवेशन के बीच में, तो उसे आपको रिमूव करना मस्ट होता है, ठीक है, आपको उसको हटाना ही होता है, जो गिवन टर्म्स होते हैं उनके टर्म में, ठीक है। तो हम क्यू पी डैश को अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, इसे हमें रिमूव करना है। अच्छा, अब अगर आप ओ पी डैश को ध्यान से देखो तो मैं इसको ब्रेक करके लिख सकती हूँ ओ पी प्लस पी पी डैश का होल स्क्वायर। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, अगर आप इस डेरिवेशन को ध्यान से देखो, आर हमें चाहिए होता है, क्यू पी डैश हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ओ पी हमें गिवन है, ओ पी आपके पास क्या है, ए वेक्टर दे रखा है, और पी पी डैश आपके पास क्या दे रखा है, ये भी हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया है। तो जो कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें होती हैं उन्हें हमें रिमूव करना होता है। देखिए कैसे रिमूव करेंगे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल देख पा रही हूँ, इन ट्रायंगल पी पी डैश क्यू। अगर आप इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो मैंने क्या कहा था, ये थीटा एंगल है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों दो पैरेलल लाइन हो गई, और ये क्या हो गया आपके पास, इसका ट्रांसवर्स हो गया। तो ये कैसे एंगल हो गया, आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर मैं पी पी डैश क्यू में देखूँ तो मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मिल रही है ना। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ। देखिए साइन थीटा इस वाले ट्रायंगल से कितना हो जाएगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्यू पी डैश, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। देखिए ये बी वेक्टर था इसलिए पैरेलल होने की वजह से ये भी बी वेक्टर माना जाएगा। इसी तरीके से कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, पी पी डैश अपॉन में बी वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर माना जाएगा, ठीक है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। अब देखिए अगर हमें ये चीज़ क्लियर हो गई तो हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया था लास्ट डेरिवेशन में, आर स्क्वायर आपके पास था, सॉरी आपको विजिबल नहीं होगा थोड़ा, देखिए ये आपके पास हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स, ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल्स क्यू पी डैश का स्क्वायर प्लस ओ पी प्लस पी पी डैश का स्क्वायर, पी पी डैश का स्क्वायर। अब देखिए ये तो आपका आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। क्यू पी डैश क्या था आपका, हम इसको लिख सकते हैं बी साइन थीटा, ठीक है, और ओ पी हमारा क्या था, ए वेक्टर था। पी पी डैश को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, बी कॉस थीटा, हमने यहाँ पे अभी कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू निकाली थी, वहाँ से हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें, सॉरी मैं यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल गई, ये हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखिए इधर, अब देखिए ये आपका क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया, इसको मैंने लिखा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पे, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा ये बन जाएगा आपका आर स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मैंने क्या कहा किसी वेक्टर का स्क्वायर होता तो आप वेक्टर को हटा सकते हो, एरो को हटा सकते हो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों टर्म को अगर आप ध्यान से देखें तो बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है कि नहीं है। बी स्क्वायर कॉमन आने की वजह से क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू 1 हो गई तो ये क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये बन गया आपका रिजल्टेंट का स्क्वायर।
तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे होता है दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है एंगल का, उसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, ये मैग्नीट्यूड निकालने के काम आता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे थोड़ा कंडीशन बना के देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या हो सकती है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री के लिए और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री के लिए। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में इस तरीके से, उसका मतलब ये हो गया अगर ए इधर है तो बी इधर आ गया। ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब भी आपके पास दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं। ऐसे ही जब आप 180 डालोगे तो कॉस 180 होता है माइनस, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। इतनी बातें सबको समझ में आ गई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर हमने निकाला उसका मैग्नीट्यूड जो हमें पता चल गया, लेकिन उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, उसकी डायरेक्शन कैसे निकल के आती है, डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करते हैं एंगल थीटा, टेन थीटा। अब देखिए मैंने अभी यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल बना के दिखाया था इस तरीके से, थोड़ा सा बता देती हूँ अभी रिवाइज करने के लिए। ये आपके पास था, इस तरीके से हमने कंस्ट्रक्शन किया था, ये आपका आर वेक्टर बन के आया था, है ना। तो अगर हमें इस आर की वैल्यू को निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में यहाँ पे आपका आ जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आया था, क्यू पी डैश अपॉन में ये आ जाएगा ओ पी डैश। ठीक है, अभी हमने अगर आपको पहले ये वाला डायग्राम क्लियर हो, देखिए इधर यहाँ पे हम इस अल्फा की वैल्यू निकाल रहे, तो हमें क्या चाहिए होगा, एक ट्रायंगल चाहिए होगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल, हमने लिया क्यू पी डैश प्लस ओ पी डैश। अब देखिए क्यू पी डैश ये आपका परपेंडिकुलर हो गया क्यू पी डैश, और ओ पी डैश को मैं क्या लिख सकती हूँ, ओ पी प्लस पी पी डैश। ठीक है, अच्छा अब इधर देखिए टेन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, क्यू पी डैश, क्यू पी डैश है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास यहाँ पे बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। ओ पी के हमारे पास ए वेक्टर है और पी पी डैश हमारे पास क्या है, बी कॉस थीटा। तो जब भी आप यहाँ पे एंगल की वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास क्या आएगा, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो, टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो जो भी हमने रेफरेंस एंगल लिया उसको रेफरेंस वेक्टर लिया उसको छोड़ करके जो वेक्टर बच गया साइन अपॉन कॉस, देखिए ऐसे ही केवल याद करने का तरीका है, ऐसा कोई होता रूल नहीं है। ठीक है, बस मैं केवल याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको, ये साइन अपॉन कॉस आ गया। तो बी वेक्टर हमने ले लिया, बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा, बस ये ध्यान रखना बी कॉस थीटा के साथ क्या ऐड हो जाएगा, ए वेक्टर ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उनका उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर बना है उसका क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप सबको समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाना है। ठीक है, और आपको अगर मेरा कंटेंट या जो यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।